वो ज़ालिमों अभी तक आ रहे हो, खुदा का खौफ करो। ठीक है, फर्स्ट डे है तो आपने फिज़िकल में एडमिशन लिया है, तो फिर आपने एक काम करना है, अभी जो मैं टेस्ट और इस तरह की बातें करूँ आपने उसको इग्नोर करना है। आपने वीकेंड पे पिछले जो 4 लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, SBI की यूट्यूब पे जाएंगे तो सामने लिखा हुआ होगा पोस्टल क्लासेस, आपने वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेनी है। पहले वीक की सारी वीडियोस यूट्यूब पे डाली हुई हैं ताकि जो लोग बाद में भी आएँ तो कम से कम ये है कि पहला वीक उसको कवर कर सके, तो वो देख लेना है। किसी और से सवाल पूछते हैं। तो आज तो आप गंदे गंदे से मुँह बना रहे होंगे, चलें कोई नहीं। SECP स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इस्लामाबाद में हेड ऑफिस है। इसके जोनल ऑफिस हैं कितने? 8 जोनल ऑफिस हैं। कोई से 8 बता दे। 8 जोनल ऑफिस में से कौन कौन से 8 शहर हैं? जी आपसे सवाल। मुल्तान, फैसलाबाद, सक्खर और PSL में मुल्तान भी आता है। ठीक है, तो PSL की जो 8 टीम्स हैं उसमें हमने सक्खर और फैसलाबाद को ऐड करना है, क्योंकि वो अभी तक PSL में नहीं है। सुने कि फैसलाबाद की भी टीम शायद बनने लगी है या कुछ इस तरह से, जल्दी बना लें ताकि हमारी ये और आसान हो जाए, PSL में सिर्फ सक्खर ऐड करना पड़े। तो 8 शहर हमें बताएंगे किबला। जी मुल्तान, पेशावर, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सक्खर, सबसे दूर का शहर कराची। ठीक है जी, तो 8 शहर उन्होंने पूरे कर दिए। 8 शहर में जोनल ऑफिस हैं और एक हेड ऑफिस है। मैं अगर ICAP होता तो मैं पेपर में सवाल पूछता, बताओ SECP के कितने ऑफिस हैं MCQ में? 7, 8, 9, 6। बच्चे 8 लिखते और मैं क्रॉस कर देता। मैं कहता मैंने कब बताया कि रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस? तो SECP के तो 9 ऑफिस हैं, तो ज़रा अलर्ट रहना है। MCQ में ना वो खामखा की तकलीफ देने के मूड में होते हैं। तो 9 ऑफिस में से 8 जोनल ऑफिस, एक हेड ऑफिस। SECP के पास बहुत सारी पावर्स हैं और SECP के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं और SECP के पास काफ़ी सारी पावर्स हैं। इन जुमलों की तकरार आपने देखी। SECP 5 तरह की कंपनियों को रेगुलेट करता है। वो भाई जी 5 कौन सी तरह की कंपनियां रेगुलेट करता है SECP? कंपनीज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, मुदारबा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को NBFC भी बोलते हैं। ये कंपनियां होती हैं लेकिन ये काम बैंकों वाले करती हैं, तो चूंकि ये बैंकिंग नहीं होती तो उसको हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ये सारी तरह की कंपनियां क्या करते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस ये एक छोटी सी लिस्ट हमें पता होनी चाहिए कि SECP कंपनियों को, इंश्योरेंस को, बैंकिंग को, मुदारबास को और NBFCs को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है। SECP से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? क्या SECP सबको समझ आ रहा है? ठीक है, इस्लामाबाद में एक एडिशनल ऑफिस है विच इज़ हेड ऑफिस। तो एक हेड ऑफिस भी है और एक रीजनल ऑफिस भी है। देन हम पहुंचे रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार एक भाई हैं जिनको काफ़ी नामों से पुकारा जाता है, कोई से 6 नाम। रजिस्ट्रार, एडिशनल, जॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट, डिप्टी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार छा गए हैं। 6 के 6 नाम इन्होंने बता दिए, ये और एनी अदर पर्सन जो कि ड्यूटीज फंक्शन SECP के तहत परफॉर्म कर रहा है। रजिस्ट्रार की डेफिनेशन क्लियर है? रजिस्ट्रार जो काम करता है उसको रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद अगर आपसे किसी दिन मैं कहूँ बताओ रजिस्ट्रार क्या करता है, तो आप 12-15 लाइनें तो खुद ही से लिख देंगे। तो इसको याद नहीं करना, याद अगर करना है तो रजिस्ट्रार की सिर्फ डेफिनेशन को याद करना है। तो रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट्स लेता भी है, रिकॉर्ड कीपिंग करता है, कंपनी के सालाना रिकॉर्ड्स का हिसाब रखता है, कंपनियों की रजिस्ट्रेशन वगैरह के सारे प्रोसेस को देखता है, कंपनियों में इन्वेस्टिगेशन करता है, कंपनियों से रिकॉर्ड मांग सकता है। तो वो बेसिकली जितने भी कागज़ों से रिलेटेड मामलात हैं वो रजिस्ट्रार डील कर रहा होता है। लेकिन हम आगे चल के इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते रहेंगे। SECP रजिस्ट्रार में कोई कन्फ्यूजन? फिर हमने पढ़ा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं? हाँ, चलें, मतलब ये डेफिनेशन यूँ भी बता सकते हैं। वैसे ऑफिशियल होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन है कि कोई भी कंपनी दूसरे की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब दूसरी उसकी सब्सिडरी है। लेकिन ये तरीका भी गलत नहीं है। अगर मैं पूछूं होल्डिंग क्या है और ये होल्डिंग को उस डेफिनेशन के थ्रू भी बताना शुरू कर दें तो भी ऑल ओके है, तो बिल्कुल ठीक है। आपने कहा अगर एक कंपनी ने दूसरे को क्या किया, वो 50% ज़्यादा शेयर्स खरीदे हुए हों। क्या ये जुमला पूरा है या इसके साथ आप कुछ और भी बताना चाहेंगे? इसी जुमले की वजाहत करना चाहेंगे?
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अगर एक कंपनी ने दूसरे को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट थ्रू इट्स अदर सब्सिडरीज भी अगर शेयर्स खरीदे हुए हैं तो ये एक शर्त है। और कोई शर्त? मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ दैट अदर कंपनी अगर अपॉइंट करने का इख्तियार आपके पास आ गया है तो ये दूसरी शर्त है। इनमें से एक भी शर्त पूरी हो गई तो दूसरी कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। एक तीसरा बहुत इनडायरेक्ट तरीका भी होता है, सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी। आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी, आपकी सब्सिडरी किसी भी एक रूल से है, उसकी सब्सिडरी किसी भी एक रूल से है, जो आपकी सब्सिडरी है उसके अंदर की जितनी भी सब्सिडरीज हैं वो आपकी भी सब्सिडरी। औलाद की औलाद भी औलाद है, वालदैन के वालदैन भी वालदैन है, या उस तरह से करके तो होल्डिंग की होल्डिंग भी होल्डिंग कहलाएगी, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी कहलाएगी। लेयर क्या चीज़ थी? लेयर किसे कहते हैं? जी बिल्कुल, ये तीसरी रो में जो खातून जी। ठीक है, व्हेन अ कंपनी हैज़ सब्सिडरी और अदर सब्सिडरीज, तो जितनी भी आपके नीचे सब्सिडरी एंड सब्सिडरीज की सब्सिडरीज हैं वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? वो लेयर्स कहलाएंगी। तो लेयर का मतलब है आपके अंडर सब्सिडरीज का जितना भी नेटवर्क है वो जिस मर्जी लेवल पे है वो सारी आपकी लेयर्स कहलाएंगी। एक कंपनी की एक वक्त में कितनी लेयर्स हो सकती हैं मैक्सिमम? एज में बी स्पेसिफाइड, जो SECP हमें कह देगा हम उतनी रखेंगे। हमारे सिलेबस में हमें नहीं पता, मैंने प्रैक्टिकली बताया था कि 7 होती हैं, लेकिन हमने अपने सिलेबस की हद तक रहना है। सिलेबस ने कहा है कि जितना स्पेसिफाई कर देंगे उतनी। होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन और इस एक्सप्लेनेशन में कोई कन्फ्यूजन? जी जी, अब होल्डिंग की जितनी भी नीचे सब्सिडरीज हैं क्या वो एसोसिएटेड भी कहलाएंगी? हम जब चैप्टर 10 में जाएंगे वहाँ हम एक नई डेफिनेशन पढ़ेंगे, एसोसिएटेड कंपनी। अकाउंटिंग में आप लोगों ने शायद पहले से पढ़ रखी होगी, लेकिन हम लॉ में उसको अलग से समझेंगे। तो लॉ में एक कंपनी दूसरे की एसोसिएट 4 तरीक़ों से होती है। उनमें से एक तरीका ये भी है कि अगर वो होल्डिंग सब्सिडरी हो तो आपकी जितनी भी सब्सिडरीज हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी एसोसिएटेड कंपनी भी कहलाती हैं। लेकिन अभी चूंकि मैंने एसोसिएटेड कंपनी की ऑफिशियल डेफिनेशन सामने नहीं रखी, इसलिए मैं अभी थोड़ी सी ब्रेक लगा रहा हूँ। हम आगे एसोसिएट की डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन ऑटोमेटिकली कंपनियों को आपस में एसोसिएट भी बना देता है। जी, होल्डिंग सब्सिडरी और इसकी कैलकुलेशन में कोई कन्फ्यूजन? ये वोटिंग सिक्योरिटीज़ और वोटिंग पावर में क्या फ़र्क है? वोटिंग सिक्योरिटीज़ उन सिक्योरिटीज़, उन शेयर्स या उन चीज़ों को कहते हैं जिस पे आपको वोटिंग की पावर मिले। शेयर एक एसेट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कंपनी के शेयर खरीदे तो वो शेयर नाम का एसेट आपने खरीदा। शेयर खरीद के आपको उस कंपनी में एक इख्तियार मिला है, वो है आपकी वोटिंग पावर। तो वोटिंग पावर का मतलब है जो सिक्योरिटीज़ या शेयर्स की वजह से आपको वोट करने का इख्तियार मिला है, और सिक्योरिटी उस कागज़ के टुकड़ों को कहते हैं। तो एक चीज़ है जो खरीदी है वो वोटिंग सिक्योरिटी है, और वोटिंग पावर उसके ऊपर मिलने वाली इंसान को जो पावर है। तो सब्सिडरी कंपनी बनाने के लिए आपने वो वाली सिक्योरिटीज़ खरीदनी है जिस पे वोटिंग पावर हो। अगर कंपनी ने कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए जिसमें वोटिंग पावर ही नहीं है तो भले आप 60% भी खरीद लें, क्योंकि आप कंपनी को तभी कंट्रोल करेंगे जब उसकी मीटिंग में बैठ के फैसले कर सकें, और फैसले तब करेंगे जब आपको उन शेयर्स वगैरह पे वोटिंग पावर मिली हो। तो ये जिन शेयर्स का हम जिक्र कर रहे हैं ना 50% में, ये वोटिंग पावर वाले शेयर्स हैं। ये वो सिक्योरिटीज़ हैं जिन पे वोट करने का इख्तियार मिलता है। सिक्योरिटीज़ बड़ा वर्ड है, शेयर्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, फलाना फलाना, इन सारों को मिला के सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। तो अगर एक कंपनी के पास दूसरी की वो सिक्योरिटीज़ हैं जिसमें वोटिंग की उसको पावर मिल गई है तो फिर वो उस कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना सकता है। डन। होली ओन्ड सब्सिडरी, वो वाले भाई सबसे एंड पे, पहला दिन तो नहीं। होली ओन्ड सब्सिडरी क्या है? जब एक होल्डिंग ने 100% ऑफ द शेयर्स किसी कंपनी के खरीद लिए तो समझे वो तो बिल्कुल 100% जेब में आ गई। तो ऐसी कंपनी को होली ओन्ड सब्सिडरी कहेंगे जिसके 100% शेयर्स आपने खरीद लिए। फिर हमने कल एक और डेफिनेशन पढ़ी जो बस एम बीच में आ गई और हमने उसको कवर कर दिया। चूंकि हमें होल्डिंग सब्सिडरी समझ आई हुई थी तो हमने एक और डेफिनेशन जिसमें किसी हद तक कॉन्सेप्ट ये वाला इस्तेमाल हुआ है वो समझी थी पब्लिक सेक्टर कंपनी। आसान अल्फाज में गवर्नमेंट की कंपनी को पब्लिक सेक्टर कहेंगे। अब कौन सी कंपनी को कहेंगे कि हाँ भाई ये तो गवर्नमेंट की कंपनी, हम नहीं कहते फलाना तो गवर्नमेंट का सेटअप है, फलाना तो गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट का एक सेटअप कब कहलाएगा? जब उसमें कुछ शर्तें हों। क्या 2 शर्तें? नॉट लेस देन 51%। याद रखना है होल्डिंग सब्सिडरी में 50 बोला था, तो 50.00001% से भी वो सब्सिडरी बन जाएगी।
लेकिन गवर्नमेंट के केस में 50.99% से भी सब्सिडी नहीं बनेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के केस में 51%, 51% डिफाइंड है। तो मोर देन 50% और कम से कम 51% में फ़र्क है। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 50 और 51% के दरमियान भी कुछ है। तो सब्सिडी बनाने के लिए आपको 50 से बस क्रॉस करना होता है, चाहे वो 0.01% ही क्यों नहीं है। लेकिन पब्लिक सेक्टर बनाने के लिए गवर्नमेंट को 51 को टच करना होगा, 51 या उससे ज़्यादा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ द सिक्योरिटीज़ जिसकी गवर्नमेंट के पास हो, सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं, उसकी एजेंसी के पास या उसकी किसी स्टैचुटरी बॉडी, उसके अंदर जो मुख्तलिफ तरह के इदारे उनके पास हो। दूसरा सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने की पावर गवर्नमेंट के पास हो या एजेंसी के पास हो या स्टैचुटरी बॉडी के पास हो। तो वो जो नीचे वाला सेटअप है वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा, और जब अंडर आएगा तो उसको सब्सिडरी नहीं बोलेंगे, उसको पब्लिक सेक्टर कंपनी बोल देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर एक फजूल सा प्रोवाइजो दिया था जो इस लेवल पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ खास इदारों पे अपने डायरेक्टर्स बिठाए हुए हैं तो उसकी वजह से वो इदारे ऑटोमेटिकली पब्लिक सेक्टर नहीं बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज जैसे इदारों पे अगर गवर्नमेंट ने अपने बंदे बिठा भी दिए तो हम उसको सबसे वो पब्लिक सेक्टर कंपनी काउंट नहीं करेंगे। कल के लेक्चर में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो हम आगे चलेंगे। जी जी किसी भी लॉ में जी स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब नॉर्मली होता है किसी भी लॉ में बनी हुई बॉडी। मैं एग्जांपल देता हूँ, आई कैप, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आई कैप ऑर्डिनेंस 1961 के तहत आई कैप बना है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इवन SECP एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, SECP एक्ट 1997 के तहत बना है। तो कोई भी सेटअप जो किसी कानून के तहत बना है, और वो कानून उसी सेटअप को बनाने के लिए था। एक तो कंपनी लॉ है ना, वो तो हज़ारों कंपनियों को बनाने के लिए है, लेकिन आई कैप का ऑर्डिनेंस बहुत सारी कंपनियां बनाने के लिए नहीं था, एक इदारा बनाने के लिए था। आई कैप SECP एक्ट ने एक ही इदारा बनाया। आप लोगों ने बी लॉ में पढ़ा था CCP, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो हमने कहा था कंपटीशन एक्ट का मकसद है कि वो एक इदारा बनाए। तो ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कहलाती हैं जो किसी कानून के तहत स्पेशल एनेक्टमेंट से आई होती हैं। जी सर, पब्लिक सेक्टर कंपनी में अपॉइंट तो कर सकते हैं वो गवर्नमेंट, जी जी क्या उसको रिमूव भी कर सकते हैं? जी, अब जब अपॉइंट कर सकते हैं तो क्या रिमूव भी कर सकते हैं। अगेन पावर टू अपॉइंट नॉर्मली इंक्लूड्स पावर टू रिमूव भी, लेकिन एक्सप्रेसली जब वो उन्होंने लिखा होता है तो वो चाह रहे होते हैं कि बस ये बताएं कि खाली अपॉइंट करने का इख्तियार भी आ जाए, तो वो आप उसको अपने अंडर ला सकते हैं। जी मैं एग्जांपल देता हूँ, आई कैप में गवर्नमेंट 4 अपने बंदे भेज सकती है। आई कैप का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आई कैप का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली काउंसिल मेंबर्स होते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से वो नॉमिनेट कर सकते हैं 2 बंदे डायरेक्टली, 2 बंदे इनडायरेक्टली। तो हमारे जितने भी काउंसिल मेंबर हैं कराची, लाहौर, इधर से जो सिलेक्ट होते हैं उसमें फिर गवर्नमेंट के भी 3-4 बंदे ऐड हो सकते हैं। पिछले दिनों एक बड़ा शोर उठा था कि जी वो इसहाक डार को बुला लिया, ये क्या किया, ऐसे तो नहीं करते, ये नहीं करना चाहिए था। तो इसहाक डार गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड नॉमिनी है जो आई कैप के बोर्ड पे है। टोटल मेंबर कितने हैं काउंसिल? काउंसिल के 17। तो वो फिर हर दफ़ा इलेक्शन होते हैं, कुछ इलेक्शन से आते हैं और कुछ सिलेक्शन से आते हैं। आई कैप का प्रेसिडेंट कैसे बनता है? काउंसिल मेंबर्स आपस में से तय करते हैं कि उनमें से कौन होगा प्रेसिडेंट। काउंसिल मेंबर कैसे बनते हैं? मेंबर्स के वोटों से। हम लोग हर 4 साल बाद इलेक्शन में जाके वोट डालते हैं, उससे कुछ लोग काउंसिल मेंबर्स बनते हैं। जैसे इस वक्त लाहौर में 5 काउंसिल मेंबर्स हैं, एक इस्लामाबाद वाली साइड से आते हैं, कराची वाली साइड पे 9-10 बंदे होते हैं। तो असल में ये सारे बंदों का एक पूरा बोर्ड बन जाता है। ये बैठ के फिर सारी पॉलिसीज़ वगैरह को अप्रूव करते हैं। इनकी नीचे कमेटियाँ बनी हुई होती हैं, और उसके अलावा कुछ आई कैप के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काम करते हैं। तो आई कैप मच लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जैसे कंपनियाँ काम करती हैं, आई कैप काफ़ी हद तक वैसे ही काम करता है। इसीलिए आई कैप की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर रिजल्ट वाले दिन एक बच्चा उदास बैठा हुआ और दूसरा कहे उदास क्यों होते हो, आब्दी साहब आ रहे हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं, वो आई कैप के मेंबर हैं, उनकी वजह से हमारा पेपर फेल हुआ है। तो आप कहेंगे सर आपका इदारा आई कैप है, आपने हमें फेल कर दिया। मैं कहूँ फेल कर दिया, या बड़े बुरे लोग हैं। कहेंगे बुरे लोग क्या मतलब, आप सब हैं आई कैप। मैं कहूँगा मैं थोड़ी, मैं एक अलग इंसान हूँ, मेरा नाम आतिफ अब्दी है। आई कैप एक अलग इदारा है, हम उस इदारे के मेंबर हैं, हमने ख़ास लेवल पे इम्तिहान पास किए हुए हैं, लेकिन हम वो इदारा नहीं है। वो इदारे की अपना एक वजूद है, अपनी एक बॉडी, अपनी एक मैनेजमेंट, अपना एक निज़ाम है। तो कंपनी का मेंबर भी कंपनी की इंतज़ामिया को ऑन नहीं करता, तो आई कैप का मेंबर भी आई कैप को ऑन नहीं करेगा।
वर्चुअल सेटअप है ना। आईकेप भी एक वर्चुअल इदारा है, नज़र नहीं आता, बस चंद बिल्डिंगों में बैठा हुआ है। मिस्टर आईकेप को कभी किसी ने नहीं देखा। अजीब से ना दिखने वाले इंसान इंसानों को नचा के रखते हैं, अगर दिख जाएं तो क्या आतंक मचाएंगे। वापस इधर आते हैं, कोई सवाल पिछले दिन से? ऑल क्लियर? आज एक यूनिक किस्म का इदारा पढ़ते हैं जो है तो कंपनी लेकिन काफ़ी काम कंपनियों जैसे नहीं कर रही। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, वो एसोसिएशन जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती। अगर आप एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो प्रॉफिट ना कमाए तो आइडियली है आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करा लें, इमदाद बाहमी की एक अंजुमन। लेकिन जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी या इस तरह का नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाते हैं तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जो कंपनीज एक्ट के बेनिफिट्स हैं। क्या हैं कंपनीज एक्ट के बेनिफिट्स? एक काम करते हैं, हमारे सामने स्क्रीन पे ले ही आते हैं ताकि स्क्रीन फीकी फीकी तो ना रहे, उस पर इंट्रोडक्शन ना लिखा हो। ओहो, हेडिंग नहीं है। एक काम करते हैं, इसे चोरी कर लेते हैं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। वाह, नोट। अब स्क्रीन भी ज़रा प्यारी लगेगी। ठीक है जी। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसा इदारा जो प्रॉफिट कमाता नहीं है, ये नहीं है, जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता। ऐसा इदारा जिसका मकसद नॉट फॉर प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कमा ले तो और बात है, लेकिन इसका इरादा प्रॉफिट कमाना नहीं है। अगर चंद लोग मिलके कहते हैं कि हम एक इदारा बनाएं और वो इदारा करेगा नॉट फॉर प्रॉफिट काम, तो मैंने आपको बताया कि सबसे आसान तरीका ये है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करा लें और अच्छे काम करना शुरू कर दें। भूखों को खाना खिला दें, गरीबों को शेल्टर प्रोवाइड कर दें, मरीजों का मुफ्त इलाज कर दें, सैलाब ज़दगान की मदद कर दें, जो भी करना चाहते हैं आप कर लें। लेकिन आपको रजिस्टर्ड सेटअप नहीं मिलता। 5-6 दोस्त मिलके कर रहे होते हैं वो सारा सेटअप, और जब आप किसी के पास जाते हैं आप कहते हैं हम बहुत नेक काम कर रहे हैं, ज़रा डोनेशन दें। वो कहते हैं डोनेशन कौन से इदारे के नाम पे अकाउंट है, कहाँ जमा करानी है? आप कहते हैं जी मलिक मुश्ताक अहमद के नाम पे जमा करा दें। कहते हैं आपका इदारा तो वो था फ्लड रिलीफ एसोसिएशन, तो मुझे फ्लड रिलीफ एसोसिएशन का बैंक अकाउंट देना जिसमें मैं नंबर वो भेजूँ। ओके जी, वो चूंकि एक लीगल पर्सन नहीं है तो उसके नाम पे बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता, आप मलिक इश्तियाक के ही अकाउंट में डाल दें, तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। कंपनी लॉ की बनाई हुई कंपनी भी लोग भरोसा करते हैं, लोग डोनेशन भी देते हैं। दूसरा, आप बहुत अच्छी नेक नियति से नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बना रहे हैं, गलती से आपने किसी ट्रांजैक्शन करते हुए कोई नुकसान कर दिया किसी का, आपने इदारा बनाया 20 लाख के से और 50 लाख का जुर्माना पड़ गया। जो इदारा नेक नियति से बना रहे हैं, पहले तो इदारा बंद किया, फिर उसके बाद अपने घरों के असासे बेचे कि जी हमने एक नेक काम शुरू किया था, उसकी सज़ा मिली है। तो कंपनी लॉ में बहुत फ़ायदे थे। एक सेपरेट लीगल एंटिटी देता था, लिमिटेड लायबिलिटी दे देता था, और एक स्टेटस दे देता था। लोगों को होता है यार कंपनी रजिस्टर है, एक इदारा रजिस्टर हुआ है। तो अब अगर चंद लोग मिलके चाहते हैं कि वो एक इदारा बनाएं जो नॉट फॉर प्रॉफिट हो लेकिन आए कंपनी लॉ की छत के अंदर, तो फिर उनको एक सेटअप लॉ ने अलाउ किया है विच इज़ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एसईसीपी इसको डील करता है। एसईसीपी कहता है आप एक काम करो, मेरे पास आओ और मेरी कुछ शर्तें मान लो, मैं आप लोगों को एक लाइसेंस दे दूंगा। उस लाइसेंस के तहत फिर आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को चला सकते हैं। मैं आपको एक लाइसेंस दे दूँ। अब वो लाइसेंस कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा 4 शर्तें हैं हमारी। एक तो चंद प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई चूज करना है। उनका नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा हमारे अंडर बनाना है ना, तो हमने 12 ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए हुए हैं, 12 मकसद। उन 12 में से कोई मकसद होगा तो फिर आप बना सकते हैं, वरना नहीं।
तो आप हर तरह का नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा नहीं बना सकते। इन्होंने कुछ चीज़ें डिफाइन की हैं कि आप आर्ट्स के लिए काम करना चाहें, कॉमर्स के लिए काम करना चाहें, साइंस के लिए काम करना चाहें, आप सोशल वेलफेयर के लिए काम करना चाहें, आप रिसर्च के लिए काम करना चाहें, तो उन्होंने एक 12 चीज़ों की लिस्ट दे दी, जिसमें 12वें को देख के बड़ा दुख होता है, एनी अदर यूज़फुल ऑब्जेक्ट। जैसा लगता है कि सिर्फ कमती लॉ के बच्चों को फेल करने के लिए 12 बातें बताई हैं कि आपको 12 की 12 याद करनी पड़ेंगी। प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक चूज करना होगा, कर लिया चूज। फिर उनका खबरदार, अगर आपके पास कोई प्रॉफिट आया या सरप्लस आया, आप उसको मेंबर्स में नहीं बांटेंगे। अगर कोई प्रॉफिट या सरप्लस आया, मेंबर्स में नहीं बांटेंगे। इन इदारों को प्रॉफिट नहीं मिलता, और जो मिलता है उसे प्रॉफिट नहीं कहते, गुनाह होता है। उसे क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई कैप। आई कैप क्या कमर्शियल इदारा है? आई कैप का मकसद नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो कभी कभी खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि आई कैप के पास जितने पैसे गए हैं और आई कैप ने जो खर्चे हैं उसमें गैप आ जाता है, तो आई कैप के अकाउंट्स में सरप्लस आ जाता है। प्रॉफिट कहना गंदी बात है। तो आई कैप प्रॉफिट नहीं कमाता, आई कैप के पास है सरप्लस। 2 बिलियन के आसपास का सरप्लस है। 2 बिलियन नहीं, इतनी लुट नहीं बची हुई, तो तकरीबन 2 अरब के करीब सरप्लस। अब ये सरप्लस है, ये प्रॉफिट नहीं कहना है इसे। फीसें कम करवा जी, फीसें कम करवा इन्होंने कहा फीसें कम करवा दें। इन्होंने और बढ़ा दी। ये तो उन्होंने पीछे वालों से कमाया ना, आप लोगों से तो अभी कमाना है। आई कैप पैसे जोड़ रहा है। क्यों जोड़ रहा है? क्योंकि तीसरी शर्त बड़ी अजीब सी है। दूसरी शर्त देख रहे हैं, प्रॉफिट सरप्लस मेंबर को नहीं बांटना। तो एक इदारा जब कमाता है और खर्चता है तो जो बचता है वो बांट देता है मेंबर्स में और थोड़ा सा रिजर्व में डाल देता है। आई कैप को उन्होंने कह दिया खबरदार भाई, आई कैप के ज़्यादा पैसे आ गए तो किसी मेंबर को गाड़ी दे दें, किसी मेंबर को घर दे दें, कोई मेंबर को कोई सालाना सब्सक्रिप्शन देना शुरू कर दें, मुझे 10,000 सालाना देना शुरू कर दें कि हमारे पास सरप्लस पड़ा, हमने सोचा मेंबर्स में बांट दें, मुझे डिविडेंड दे दें। एक एजीएम पे जाएं, वो कहें इस दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ, हमने इतने बच्चों से फीसें ली, इतने खर्चे किए, ये प्रॉफिट है, आओ अब इस प्रॉफिट को डिविडेंड में डिवाइड कर दें। आई कैप इस सेटअप में नहीं रजिस्टर हुआ हुआ, लेकिन मैं सिर्फ रिजेंबल करवा रहा हूँ कि नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे अपने प्रॉफिट या सरप्लस मेंबर्स में नहीं बांटते। फिर कहाँ लगाते हैं? उन्होंने कहा भाई ये प्रॉफिट या सरप्लस, तीसरी शर्त है कि आप लगाएंगे अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में। तो आई कैप एनुअल कॉन्फ्रेंसेस दूसरे मुल्क में करवा सकता है, आई कैप मार्केटिंग्स कर सकता है, आई कैप सेमिनार कर सकता है, आई कैप जगह जगह अपने मकासद की तशहीर कर सकता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स बता सकता है, अपने पर्पस पे खर्च कर सकता है, उसके अलावा नहीं। तो ये इदारे नॉट फॉर प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल बना हुआ है तो वो उसके पास पैसे होंगे तो वो मज़ीद बेड्स लेके आएंगे, वो अपने हॉस्पिटल की मार्केटिंग करेंगे, वो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे। तो आपने तीसरी शर्त ये है कि कोई भी प्रॉफिट या सरप्लस है तो कहाँ लगाना है? ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में। और चौथी चीज़ ये कि आपने बहुत सारी एनजीओज़ की तरह वो हरकत नहीं करनी, आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं आना। बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ होती हैं जो नेक नियति से बनती हैं और बाद में वो पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रही होती हैं। तो चौथी शर्त है कि आपके अगराज़ व मकासद किसी भी टाइम पे पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। तो अब अगर 6-8 लोग मिलके चाहते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाएं और वो इदारा SECP के अंडर रजिस्टर हो कंपनी की तरह से, तो वो एक कंपनी बनाएंगे जिसको एक खास लाइसेंस से ऑपरेट करेंगे। वो लाइसेंस के लिए किसको अप्लाई करेंगे? SECP को। और SECP की 4 शर्तें चारों की चारों माननी होंगी। उनके बताए हुए ऑब्जेक्ट्स में से एक चूज करें, प्रॉफिट या सरप्लस मेंबर्स में ना बांटें, ये वादा करें, और अगर कोई होगा तो ऑब्जेक्ट की प्रमोशन में लगाएंगे और अल्टीमेटली पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना आज हैं और ना फ्यूचर में आएंगे। चारों बातें मिल गई, चारों बातें आपने फॉलो कर ली, उनसे कह दिया, SECP ने दे दिया आपको एक लाइसेंस। उन्होंने कहा ये लाइसेंस अब आपके पास है। लाइसेंस में एंड में SE डालते हैं या CE डालते हैं? लाइसेंस देना S वाले के साथ होता है और लाइसेंस मिलना, लाइसेंस को ऑब्जेक्ट के तौर पे कहेंगे तो C के साथ है, और अगर लाइसेंस को एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो SE के साथ। जैसे एडवाइस और एडवाइस, मुझे नसीहत मिली, मैं कहूँगा मुझे किसी ने एडवाइस दी, ADVICE, और मैंने एडवाइस दी, आई एडवाइज दैट पर्सन, तो अब ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो तकरीबन इधर भी है, खैर इग्नोर करते हैं, यहाँ S भी लिख देंगे तो आई कैप को ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, कोई मसला नहीं है।
लाइसेंस आपको मिल गया, अब आप सब कुछ कर सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तरह। आप नॉर्मली एक पब्लिक कंपनी के तौर पर रजिस्टर होते हैं, गारंटी लिमिटेड भी बन सकते हैं और आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन एक फेवर है आपको कि जो नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड है ना, ये नहीं लगाना। नाम के एंड पे जो वर्ड है लिमिटेड, ये नहीं लगाना। इसमें फेवर क्या है और क्यों नहीं लगाना? जब आप इतनी मुश्किल से कंपनी बने हैं तो नाम के एंड पे लिमिटेड क्यों नहीं लगाना? बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं आपको सारे, कंपनी वाला सब कुछ है आपके साथ। डोनेट करने वाला डोनेट करते हुए परेशान ना हो जाए। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अगर आप एक जगह जा रहे हैं और अचानक से आप फिसल के गिरे हैं और आपके घुटने में चोट लग गई है, अब आप सोच रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ, पट्टी शट्टी करवाऊँ और जेब में पैसे भी मुनासिब से हैं। सामने आपने देखा 2 हॉस्पिटल हैं, एक हॉस्पिटल का नाम है शकील हॉस्पिटल और एक अस्पताल पे लिखा है शकील हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। जेब में पैसे भी मुनासिब से हैं, कौन सा हॉस्पिटल में जाएं? मैंने कब बताया कि इनमें से महंगा कौन है? ये फीलिंग आई आपको? प्राइवेट लिमिटेड से एकदम से कंपनी वाली फील आई आपने को, ये तो बहुत बड़े छुरे होंगे, ये तो लूट के खा जाएंगे। तो ये जो कंपनियों के नाम है ना, इसको देख के कमर्शियल सी सेंस आती है, इसलिए लॉ ने कह दिया है कि आप लिमिटेड का नाम अपने एंड से हटा दें। तो कंपनियों के एंड पे वर्ड लिमिटेड लिखा होता है, लेकिन इन इदारों को इजाज़त है कि वो लिमिटेड का वर्ड हटा सकते हैं। नहीं, लाइसेंस मिलने के बाद भी नहीं, लाइसेंस मिलने की ये शर्त है। किसी भी वक्त आपने इन शर्तों में से एक भी शर्त तोड़ दी, लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। अब भाई के सवाल से अगला मुद्दा निकालते हैं कि क्या ये लाइसेंस रिवोक हो सकता है। कहानी एक दफ़ा समझ आ जाए फिर तो किताब से सिर्फ पढ़ने वाली बात है। क्या लाइसेंस रिवोक हो सकता है? हो सकता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट तोड़ दिया, प्रॉफिट बांट दिया, ऑब्जेक्ट्स के बजाय किसी और जगह खर्चा कर लिया, पाकिस्तान के अगेंस्ट आ गए, उसके अलावा क्या जनरल बात जहन में आती है? जैसे SEC भी मुनासिब समझे, कोई कानून तोड़ दिया, कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी कर दी, लाइसेंस की शर्तों की खिलाफ वर्जी कर दी जी, फेडरल मिनिस्टर नाराज हो गया। तो एक लिस्ट है, अनफॉर्चुनेटली समझना तो आसान है लेकिन उसे याद करना पड़ता है। फिर आपने 2 लगातार साल से अगर अपना मीटिंग्स नहीं करवाई, अकाउंट्स नहीं भेजे, या कंपनी पूरे साल काम नहीं कर रही, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो एक लिस्ट दी हुई है जिसको याद करना है कि जिस पर आपका लाइसेंस कैंसिल होता है। तो इस टॉपिक के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है आपको लाइसेंस मिलेगा कैसे, दूसरा हिस्सा है लाइसेंस ख़त्म कैसे होगा। तो एक लिस्ट है फॉर क्रैमिंग, लेकिन उस लिस्ट को एक दफ़ा हम यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा सा तबसरा भी कर लेंगे। बैंक से लोन लिया, बैंक ने अनलिमिटेड लायबिलिटी सोच के दी। जी, अगर बैंक से लोन लें और बैंक अनलिमिटेड लायबिलिटी समझ के लोन दे दे फिर तो फंस जाएंगे, क्योंकि नाम के साथ लिमिटेड तो नहीं लिखा हुआ। क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है और जो बैंक वाले हैं वो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, तो उन्हें पता होगा कि अगर ये नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा लोन ले रहा है तो इनकी लायबिलिटी लिमिटेड ही होगी। तो वो अच्छी तरह से देखिएगा इनका कैपिटल कितना है, उसके हिसाब से लोन देगा। तो बैंक वाले भी ज़ाहिर है, जब हम इस बंद कमरे में बैठ के परेशान हैं कि बैंक के साथ धोखा ना हो जाए, तो बैंक तो है ही इस कारोबार में, तो बैंक वाले एक्स्ट्रा अलर्ट बैठे होते हैं। वो आम आदमियों की तरह से नहीं होते और इसीलिए आप लोगों को भी लॉ पढ़ाया जा रहा है कि कल को जब आप कंपनियों में जाके बैठे हो तो आप अलर्ट हो कि हाँ भाई कंपनी लॉ वाली चीज़ क्या और अदर देन कंपनी लॉ वाली क्या चीज़ है। लिस्ट जिसके तहत आपका लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा। अगर लाइसेंस रिवोक हो गया तो फिर क्या होगा? फिर लॉ को बड़ा गुस्सा है, वो कहते हैं लाइसेंस रिवोक हो गया तो स्टॉप कर दें सारी एक्टिविटीज़, अब कुछ नहीं करना, सिवाय आपने कुछ लोगों से पैसे रिकवर करने थे तो वो रिकवर करें। फिर आप ऐड कर दें ये वाले वर्ड्स नाम के एंड पे, ये वर्ड्स भी ऐड कर दें। फिर क्या करें? अब इदारे ने लाइसेंस तोड़ दिया तो ये इदारा चलेगा तो ये अच्छा नहीं है, तो SEC भी कहेगा अब आप अपनी कंपनी को बंद कर लें, ये खुशी से नाचेंगे, क्योंकि आप कंपनी बंद करेंगे तो डब्बा खोल के खा जाएंगे सारा। तो रूल ये है कि ना सिर्फ कंपनी बंद करें बल्कि अपने तमाम नेट एसेट्स उठा के अपने जैसे किसी और इदारे को दे दें, क्योंकि आपने तो प्रॉफिट के लिए इदारा बनाया ही नहीं। तो जो आपकी शुरू में नीयत थी अभी भी वही होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कुछ सरप्लस पड़ा हुआ है कई करोड़ का तो आप वो उठाएं और वो प्रेफरेबली अपने जैसे लाइसेंस वाले किसी को दे दें, नहीं तो किसी भी इस तरह की कंपनी को दे दें। ये कहलाती हैं सेक्शन 42 वाली कंपनियां,
कंपनी लॉ में नॉर्मली हम सेक्शन नंबर याद नहीं रखते, बट ये बड़ा मशहूर सेक्शन है। ये इन कंपनियों को उर्फ़ आम में मार्केट में पब्लिक में कहा जाता है सेक्शन 42 वाली कंपनियां। तो सेक्शन 42 वाली कंपनियों का मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट। तो आप अपने जैसी किसी कंपनी को या सेक्शन 42 वाली किसी भी कंपनी को आप अपने नेट एसेट्स दे दें। जब आप अपने नेट एसेट्स दे देंगे फिर आप पहुंचेंगे रजिस्ट्रार के पास, आप कहेंगे कि बिला हमने अपने असासे उन्हें दे दिए हैं, अब बताएं क्या करना है। वो कहेंगे ठीक है, अब आप अपनी कंपनी को बंद कराने का प्रोसेस शुरू कर दें। अगर तो सारे एसेट्स हमने दे दिए हैं तो हम सिंपली जाके रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन दे देंगे कि हमें अपनी कंपनी का नाम आपके रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ करवाना है। और अगर तो कुछ एसेट्स अभी भी रहते हैं, एक एसेट है बेचने की कोशिश करें, बिक ही नहीं रहा, ज़मीन है जल्दी नहीं बिक रही, लीगल केस है सेटल ही नहीं हो रहा। अब अगर कंपनी बंद करनी है और अभी भी आपके कुछ एसेट्स लायबिलिटीज़ रहते हैं तो फिर आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, कहेंगे कि हमें वाइंडिंग अप शुरू करनी है, कंपनी बंद करने का प्रोसेस। तो एक होता है कि आप अपना नाम निकलवा देते हैं रजिस्टर से, उससे कंपनी फ़ौरन बंद हो जाती है। वो कब करना है? अगर सारे एसेट्स लायबिलिटी सेटल हो गए, और अगर कुछ रहते हैं तो वाइंडिंग अप की तरफ चले जाना है। उसके बाद ये लोग आज़ाद हो गए। अब ये लोग जो आज़ाद हुए हैं उस कंपनी से जिसको इन्होंने बंद कर दिया, ये लोग अगले 5 साल तक उस नए वाले उस सेटअप में नहीं जाएंगे जिसको इन्होंने सारे असासे दे दिए। वरना बड़े चालाक आदमी हैं, जिस वक्त ये कुछ मुश्किल में होंगे एक नया इदारा बनाएंगे, सारे असासे उसे देंगे और ख़ुद भी वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। तो वो वाला चक्कर नहीं होना। जैसे नहीं होता एक नई सियासी जमात बनती है, फिर सारे लोग एक गंदी जमात से एक नई साफ़ सुथरी जमात में आ जाते हैं और दोबारा से वो जमात जो है वो फ्रेश एक नई साफ़ सुथरी जमात कहलाना शुरू हो जाती है। तो ये वाला काम नहीं करना। आपने इदारा बदल के इदारे को चीज़ें दे दी, आप और आपके फैमिली मेम्बर 5 साल तक उस दूसरे इदारे में नहीं जा सकते। ये नहीं आपने अगर सवाब की नीयत से बनाया है ना इदारा, तो बस ज़िंदगी में कभी पलट के सोचना नहीं कि मैं वहाँ से पैसे कमा लूँ। सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये लोग सैलरी तक नहीं ले सकते काम करने की इस इदारे से, क्योंकि उन्होंने नेक नियति से बनाया था। अब अगर के मेरे पास टाइम नहीं है तो ठीक है, किसी और मेंबर को ले आएँ जो उसी तरह से काम करे जैसे आप करते थे, लेकिन ये अब आवाम की प्रॉपर्टी है। ये कंपनी, इस पे आपका कोई हक नहीं है। इसके एसेट्स भी आवाम के हैं, इसकी चीज़ें भी आवाम को मिलेंगी। आपने जिस दिन इरादा बनाया था कि मैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाऊँ, उसके बाद अब आप प्रॉफिट नहीं सोच सकते। जी जी जी, जब वाइंडिंग अप के लिए जाएंगे तो वही लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है जिस तरह से हमने पहले पढ़ा है। कंपनी अपने शेयर कैपिटल तक लायबल होगी, उससे ज़्यादा नहीं। जी, अब नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे अगर सैलरी नहीं देते तो क्या ये एम्प्लॉइज़ को दे सकते हैं? हाँ, एम्प्लॉइज़ को दे सकते हैं, मेंबर्स को नहीं दे सकते। अगला रूल है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स एम्प्लॉइज़ के तौर पे नहीं आ सकते। वरना मेंबर को दुख है कि मैं पैसे तो नहीं दे सकता, वो अपने छोटे भाई को जिसको कोई नौकरी नहीं देता उसको इधर लगवा दे और वो पैसा जो है वो खर्चे की मद में काउंट कर ले। तो इन्होंने काफ़ी हद तक रूल्स बनाए हुए हैं। SECP इनको बाकायदा रेगुलेशंस के तहत पूरा रेगुलेट करता है, इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन है। आप कहेंगे अभी ये सिर्फ है, 2 सफ़े पे 1.5 सफ़े पे फैला हुआ है, अभी भी सिर्फ है। हो जाए खतरों से टक्कर। देखते हैं इंग्लिश क्या कहती है। SECP शेल ग्रांट लाइसेंस इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। इससे पहले कि हम इंग्लिश पढ़े, मैं आपको एक दफ़ा बता दूं, इस चैप्टर में सबसे हॉट फेवरेट टॉपिक ही है। अगर कम नंबर का सवाल पूछना होता है तो बॉडी कॉर्पोरेट पूछ लेते हैं, और अगर थोड़े ज़्यादा नंबर होते हैं तो वो ये पूछ लेते हैं। इस चैप्टर में 3 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। होल्डिंग सब्सिडरी की शर्तें, प्राइवेट की डेफिनेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा, और एक स्टैंड अलोन डेफिनेशन है जिसका किसी और टॉपिक से ताल्लुक नहीं है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। वो चाहते हैं कि अगर कभी तंग करना हो तो चलो ये पूछ ली जाए। तो अगर हम ये इंग्लिश देख के एंड तक कवर हो जाते हैं तो हमने अपना इस पहले वीक का जो टारगेट सोचा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने अचीव कर लिया। और जब हमने अचीव कर लिया तो फिर सैटरडे वाले दिन फिर हम इस वीक को क्लोज करते हुए टेस्ट लेंगे और मंडे को दोबारा फ्रेश तरीके से मिलेंगे। मंडे को इस चैप्टर के क्लोजिंग एलिमेंट्स को करेंगे जिससे हम चैप्टर 2 में एंटर हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट वीक हम चैप्टर 2 करते करते, मैं एक दिन चैप्टर 2 खत्म करूंगा, आप खुश हो रहे होंगे चैप्टर 2 खत्म हुआ, मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 5 भी खत्म हो गया। आप फिर जब जाके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पढ़ 2 रहे थे लेकिन ख़त्म 5 हो गया। ये भी एक चालाकी होती है। तो खैर ये अगले हफ्ते की चालाकी है ना, अभी क्यों परेशान करना है।
फॉलोइंग कंडीशन अगर पूरी होंगी, सच एसोसिएशन में बी सेटअप फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, और एंड पे थक गए तो एनी अदर यूजफुल। अब ज़ाहिर है ये इतने सारे याद नहीं रहते, तो इसका एक निमोनिक बनाया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो किताब में आपको लिखा नजर आएगा CSS रिसर्च। तो इन सारों को एक खास अरेंजमेंट में, और फिर मैंने उसके बाद वो नीचे अरेंजमेंट भी उसी तरह से बनाया है और उसके अंडरलाइन कर दिया पहला पहला लेटर, तो उससे आपको इसको याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दूसरा, शेल अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स इफ एनी इन प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो ये अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करेंगे। शेल प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज आर नॉट एंड शेल नॉट, ना है न होंगी, एट एनी टाइम बी अगेंस्ट द लॉ, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, बका, सलामती, सालमियत और सारे मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करके उन्होंने कहा इसके अगेंस्ट आप कभी भी नहीं आएंगे। टॉपिक का पहला हिस्सा कि कौन सी चीज़ों पे आपको लाइसेंस मिल जाता है। ये जो लाइसेंस है आपको सच कंडीशन एंड सब्जेक्ट टू सच रेगुलेशंस मिलेगा जो उनको ठीक लग रही है SECP को। एसोसिएशन शैल एंजॉय ऑल प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड कंपनी एंड बी सब्जेक्ट टू ऑल इट्स ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट यूजिंग द वर्ड्स लिमिटेड और गारंटी लिमिटेड। वो जो कंपनियों के एंड पे लिमिटेड गारंटी लिमिटेड है वो नहीं लगाना, बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसे नॉर्मल कंपनियों का। लाइसेंस रिवोक कर सकता है SECP आपको एक नोटिस देगा, कहेगा जी आपने कुछ गलत किया है, हम आपका लाइसेंस खत्म करने लगे हैं। आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा टू बी हर्ड। इसका क्या मतलब अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड? समाअत का, सुनवाई का मौका मिलेगा, आपके नुमाइंदे जाएंगे वहाँ पे और बताएंगे हमने गलती नहीं की, वो कहेंगे नहीं गलती की, आपस में बातचीत होगी, मुकमुका होगा, या वो कह देंगे कि जी आपने गलत किया है, या वो मान जाएंगे कि आपने गलत नहीं किया। समझ रहे हैं? उनको जाके भारी रीज़न दे के समझाना पड़ेगा, मजबूत रीज़न देनी पड़ेगी। पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर है तो ये तो एक बड़ा अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो ये एक बड़ा ऑफेंस है, इस ऑफेंस पे SECP को नहीं मानना चाहिए। तो अगर इन्होंने बहुत भारी रीज़न दे दी, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो आधे इदारे काम कर रहे हैं। तो मैं कह रही 5 साल की कंडीशन को इसमें भी है कि 5 साल बाद वो फिर साफ सुथरे हो गया फिर जी बिल्कुल। अब 5 साल वाली शर्त क्या है? 5 साल वाली शर्त ये है कि 5 साल तक आप उस नए वाले इदारे में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ और शर्तें हम आगे चल जाके पढ़ेंगे कि अगर कुछ लोग एक कंपनी गलत तरीके से चलाते रहे हैं तो उन पर इतने इतने अरसे का बैन लग जाएगा। लेकिन आज हम सिर्फ इस सेक्शन के तहत पढ़ रहे हैं कि इस तरह की किसी और कंपनी में, ख़ासतौर पर वो जो इन्होंने खुद जिसको ट्रांसफ़र किए हैं, उसमें ये 5 साल तक नहीं जाएंगे। तो पहले वो आपको नोटिस देंगे, फिर आपको सुनने का मौका देंगे, और जब आपका लाइसेंस रिवोक होगा तो रजिस्ट्रार एंडिंग वर्ड्स ऐड कर देगा और आपको वो एग्जम्पशंस और प्रिविलेजेस मिलना ख़त्म हो जाएंगी। सेक्शन 61 क्लॉज 61 पता नहीं इनकम टैक्स आप लोगों ने कितना पढ़ा है, एग्जम्पशंस हैं बहुत सारी तरह की। तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनको एग्जम्पशंस मिली हुई हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन पे टैक्स हल्के रेट पे पड़ता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों की एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट आपके टैक्स के स्केड्यूल में भी नज़र आती है। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे हैं जिनको एग्जम्पशंस मिली हुई हैं टैक्स से। तो अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया तो वो सारी एग्जम्पशंस, वो सारे मज़े आपके जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ICAP को एग्जम्पशन है टैक्स देने से। आप लोग ICAP के अंदर मौजूद हैं, आपने ICAP की रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने हैं और मुझे आगे बताना है कि ICAP टैक्स देता है या नहीं देता। अगर नहीं देता तो क्या उन्होंने अकाउंट्स में लिखा है इस बात को कि हम क्यों नहीं टैक्स देते? इसी बहाने कम से कम फाइनेंशियल्स ही देख लेंगे आप। आपको थोड़ा सा दुख हो जाएगा कि कमाइयाँ सारी बच्चों से और लुटाइयाँ सारी मेंबर्स पे। जी मेंबर्स तो कुछ ले नहीं सकते, तो फिर उनको कैसे देते हैं? मेंबर्स कुछ नहीं ले सकते, लेकिन मेंबर्स के लिए या ICAP अपने मेंबर्स की सहूलत के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी की कि एक बंदे को बाहर से बुलाया और उसने लेटेस्ट IFRS के ऊपर 3 दिन का सेमिनार दिया। ICAP ने उसे लाखों रुपए पे किए और मेंबर से कुछ मुनासिब पैसे ले लिए। कैसा ठीक है, आप 10,000 रुपये दे दो और आप पूरा इसकी 3 दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लो। यही मेंबर पर्सनल कैपेसिटी में अटेंड करता तो शायद लाख रुपये पे करना पड़ता। तो ICAP सम हो, ऐसा नहीं कि मेंबर्स को फ्री दे देता है, वो मेंबर्स को थोड़ा सा सब्सिडाइज करके कहीं ना कहीं उनकी भी मदद कर रहा होता है। मेंबर से तो साल के 25-30 हज़ार ले लेते हैं। और वही बात है कि मेंबर अगर हमारी तरह का हो, जो कॉलेज भी खोल के बैठा हो, कुछ और एक्टिविटीज़ भी हो, तो वो तो फिर बहुत सारे पैसे लेते हैं। सिर्फ आपका वो विलन नहीं है, हमारा भी है। सर जो FCS को इन्होंने सेमिनार कंडक्ट करने का कहा है कि अपने FCS को, तो सर ये इसकी फाइनेंस सारा क्या करते हैं या फिर वो पर्सनल? जी, जो FCS को कहा है कि आप सेमिनार अटेंड करें, आके कंडक्ट करें, उसको पैसे देते हैं, बोर्ड देते ICAP देता है।
आईकेप अगर किसी को बुला रहा है और उससे एक कमर्शियल एक्टिविटी करवा रहा है तो आईकेप उसको मार्केट रेट के हिसाब से पेमेंट करता है। नहीं सर, पर्सनली जाके वो कहता है कि आप जो एफसीज हैं वो जगह जगह शहरों में जा कंडक्ट करो, इसके में क्या है? जी, अगर आईकेप ज़ाती कैपेसिटी पे सेमिनार्स करा रहा है तो सारे पैसे आईकेप देगा। भाई देखिए ना, आईकेप अपना सरप्लस कैसे ख़त्म करे, ऑब्जेक्ट्स प्रमोट करेगा, कैसे करे? अब आईकेप को लगता है कि हमारे पास ज़्यादा पैसे आ गए, वो क्या करते हैं, जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके बताते हैं आईकेप बड़ा अच्छा है, आईकेप बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, सेमिनार कराते हैं, एक्टिविटीज़ करती हैं, बहुत सारे पैसे लौटा के वापस आते हैं। तो पीछे पीछे शहर से बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, जिनको पता लग गया होता है ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इसमें तो बड़े नोटू होते हैं, तो ये जितना लगाते हैं उससे ज़्यादा वापस आ जाता है। और मजबूरी ये है कि लगा सिर्फ ऑफिशियल चीज़ जगह पे सकते हैं, वरना की गाड़ी तो दे ही सकते। अच्छा जी, कंडीशन फॉर रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, बस अब हमने सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, लेकिन वक्त कम है, अगली क्लास के बच्चे ना किसी वक्त भी दरवाजा तोड़ना शुरू कर देंगे। कंपनी स्लैश मैनेजमेंट हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी टर्म्स और कंडीशन। अब हम देख रहे हैं कौन कौन से हालात में लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। एक छोटी सी लिस्ट है जो याद करनी है, जिस बात मजरू हो गए। एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन और कनेक्टिंग रेगुलेशन नॉट मेट, कोई रिक्वायरमेंट आपने तोड़ दी सेक्शन की। अफेयर्स ऑफ कंपनी प्रेजुडिशियल मैनर में चल रहे हैं, प्रेजुडिशियल का मतलब है नुकसानदेह, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर आप चल रहे हैं। कंपनी ने डिफॉल्ट कर लिया, रजिस्ट्रार के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न पिछले 2 साल से नहीं फाइल की। कंपनी पाकिस्तान के इंटरेस्ट, यूनिटी, इंटेग्रिटी इनके अगेंस्ट आ गई। कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स अगर किसी भी वक्त 3 से कम हो गए, इसका मतलब है लोग इसे चलाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये भी एक रीज़न बन सकती है। कंपनी क्या कर रही है, कंसीव बनी है या सामने लाई गई है अनलॉफुल या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के लिए। रन एंड मैनेज बाय पर्सन हु फेल टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, गलत लोग गलत तरीके से कंपनी को चला रहे हैं। वो बंदे जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग में वो इसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसे बंदे जो मेमोरेंडम या आर्टिकल के मुताबिक काम नहीं कर रहे, ये कंपनी को डॉक्यूमेंट होते हैं जिससे कंपनी रजिस्टर होती है। नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस और नॉट इन ऑपरेशन फॉर 1 ईयर, या जब थक गए, इट इज़ जस्ट एन इक्विटेबल। ये हमें मुनासिब सा लगता है कि हम लाइसेंस ख़त्म कर दें, यानी इनमें से कुछ ना भी हो तो भी जहां SCCP को मुनासिब लगेगा वो आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। तो चूंकि ये लॉ SCCP ने बनाया ना, तो SCCP ने अपने पास बहुत सारी पावर्स रखी हैं। लाइसेंस वाली शर्तें समझ आ गई। अब एंड वाली आखिरी छोटी सी स्टोरी कि वो लाइसेंस रिवोक होने पे क्या होता है। कंपनी सारी एक्टिविटी स्टॉप कर देगी सिवाय वो जो पैसे रिकवर करने हैं उसके। समझ आ रहा है? समझ हमने लिया था, सिर्फ अब इसकी इंग्लिश देख रहे हैं। कंपनी शैल नॉट सॉलिसिट और रिसीव डोनेशन फ्रॉम एनी सोर्स, अब लोगों से डोनेशन मांगना आप बंद कर देंगे, अब आप लोगों से पैसे नहीं मांगेंगे। ऑल द नेट एसेट्स ऑफ कंपनी शैल इन स्पेसिफाइड मैनर बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन, आपने नेट एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे किसी और सेक्शन 42 वाली, प्रेफरेबली सिमिलर या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। आइडियली अगर आप जो है कॉमर्स पे काम कर रहे थे तो कॉमर्स वाले को ही ट्रांसफर कर दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन मजबूरी नहीं है। Within 90 days of revocation और extended period if allowed by SCCP, रेवोकेशन के 90 दिन या जो भी एक्सटेंशन आपको मिली है उसके अंदर आप ऐसा कर दें। एक रीजनेबल अमाउंट एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वॉलंटरी वाइंडिंग अप या एप्लीकेशन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ नेम रिटेन कर सकते हैं। जब नेट एसेट्स ट्रांसफर करने हैं ना, और आपको पता है 25,000 रुपये तो हमारे दूसरी तरफ लग जाएंगे कंपनी को वाइंड अप करने पे, आप उतने पैसे रख सकते हैं, बाकी ट्रांसफ़र कर दें और वो पैसे रख के उससे अपनी या वाइंडिंग अप करा लें, या दूसरा क्या तरीका है, नाम स्ट्राइक ऑफ करवा लें। आफ्टर सच ट्रांसफर, मेंबर एंड ऑफिसर ऑफ फर्स्ट कंपनी और एनी ऑफ देयर फैमिली मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस इन लेटर कंपनी। इस ट्रांसफर के बाद ये जो पहली वाली कंपनी के लोग हैं वो बाद वाली कंपनी के अंदर ये या इनके फैमिली मेंबर 5 साल तक नहीं जाएंगे। आफ्टर कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट, ऊपर वाली रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद 15 दिनों के अंदर अंदर एक रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे जिसमें वो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट होंगे एज में भी स्पेसिफाइड। आधे तो सेक्शन बताते ही नहीं ना हमें। 30 डेज के अंदर अंदर, अब आपने रिपोर्ट जमा करा दी, 30 डेज के अंदर अंदर अब आप या वाइंडिंग अप का प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दें या एक एप्लीकेशन दे दें रजिस्ट्रार को कि भाई हमारा नाम स्ट्राइक ऑफ कर दो। अगर आपके पास नो एसेट्स लायबिलिटीज हैं तो सिंपली नाम स्ट्राइक ऑफ करवा दें, और अगर कुछ एसेट्स हैं और अभी प्रोसेस चलेगा तो क्या करें, इनिशिएट नेसेसरी प्रोसीडिंग फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अगर रिक्वायरमेंट आपने टाइमली बेसिस पे ना वो की तो SCCP एक एडमिनिस्ट्रेटर को लाके कंपनी के ऊपर बैठा देगा, फिर वो कंपनी को जैसे करेगा जो करेगा वो उसकी मर्जी होगी। थोड़ी सी बात है लेकिन दिन बड़े सारे फ़र्क हैं। आपने शुरू में क्या करना है, नेट एसेट्स ट्रांसफ़र कर देने में 90 डेज ऑफ रिवोकेशन। अच्छा, फिर जब आप ये कर चुके होंगे तो इस ट्रांसफ़र के बाद आपने 15 दिनों के अंदर अंदर
रजिस्ट्रार को रिपोर्ट जमा करा देनी है। फिर रजिस्ट्रार के ओके करने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपने इन दो में से कोई प्रोसेस कर लेना है। तो ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जगह जगह होती है जो हमने याद रखनी होती है कि कौन सी चीज़ के कितने दिन बाद क्या करना है, उसके कितने दिन बाद हमने क्या करना है। तो क्या हमें एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, इसका प्रोसेस, इसकी सारी कहानी, सारी खिचड़ी समझ आ गई है? इस चैप्टर का तकरीबन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है और अच्छी लेंथ का टॉपिक है, लेकिन लेंथ इसलिए है कि इसमें छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है, अदरवाइज़ ये है बड़ा मज़ेदार सा एरिया। तो यहाँ पे हम अपने चैप्टर 1 पे कट ऑफ लगाते हैं कि चैप्टर 1 चूँकि थोड़ा बड़ा है तो अब चैप्टर 1 को हम एक आध लेक्चर मज़ीद दे के थोड़ा सा आगे की बातें इसमें इंशाल्लाह और करेंगे और फिर हम चैप्टर 2 में दाखिल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ तक जो पढ़ा है इसी का टेस्ट होगा कल इंशाल्लाह ताला, और आज जो है वो पास पेपर वाली वीडियो जो है वो हम एज अर्ली एज पॉसिबल जो पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, और जो लोग फिजिकल में हैं उनको गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएगी, वो डिस्क्रिप्शन में आ रहा है अभी। आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप की ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ एक गूगल ड्राइव का लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे, मेरी किताब की सॉफ्ट कॉपी भी मौजूद है और वहाँ अब आपको एक फ़ोल्डर नज़र आएगा पास पेपर्स की वीडियोज़। तो चैप्टर 1 के पास पेपर्स को डिस्कस जिस तरह से किया हुआ उसकी एक वीडियो बनी हुई है और वो वीडियो वहाँ मौजूद है। आई विश कि वो वीडियो आपको देखनी ना पड़े, यानी कि चैप्टर ख़त्म हुआ या चैप्टर में से एक खास पोर्शन ख़त्म हुआ, चैप्टर के एंड पे किताब में आगे चल के ना पास पेपर्स के सवाल दिए हुए हैं। अगर आप इस किताब को देखें तो ये इतनी मोटी किताब सिर्फ सीलो की नहीं है, सीलो तो बेचारा 70 सफ़े में ख़त्म हो जाता है 77 78 में जाके। तो आगे इसमें क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक में अगर आप इंडेक्स में देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर का पता लग जाएगा। वहाँ जितने भी आई कैप के सन 2009 से अब तक पास पेपर के सवाल आए हैं, फिर उनके सॉल्यूशन, फिर उस पर एग्जामिनर के कमेंट्स, उसके ऊपर मार्किंग स्कीम, वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद है। तो चैप्टर 1 को आप देखेंगे तो उसके पास पेपर के सवाल को देख के आपने अंदाज़ा लगाना है कि इसका क्या जवाब होना चाहिए, अगला सवाल देख के अंदाज़ा, और किताब में पीछे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। फिर भी किसी सवाल पे अटक जाएं तो वो जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया है उस वीडियो में मैंने उन सवालों पे तबसरा किया हुआ है कि वो किस तरह के सवाल है और उसमें हमने एग्जैक्टली क्या करना था। एक वीडियो सारे सवालों की और एक वीडियो एक ही दफ़ा मुश्किल सवाल होल्डिंग सब्सिडी का जो आया था उसकी एक फुल फ्लेज वीडियो जिसमें उसको कवर कराया है। चूँकि पोस्ट रिजल्ट में हमने टाइम को कीप भी करना है, एक्टिविटीज़ भी सारी करनी है, तो पास पेपर्स आपको इस तरह से वीडियो फॉर्म में अलग से साथ में मिल जाया करेंगे। लेकिन जब भी हम अगली क्लास में इकट्ठे होंगे और आपको उसमें किसी सवाल के ऊपर किसी भी किस्म का कोई एतराज़ होगा, कन्फ्यूजन होगी, तो आपने क्लास में पूछ लेना है। तो कल इंशाल्लाह ताला कोशिश करें हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसको दोहरा के कल टेस्ट दें, ताकि सैटरडे के बाद आप सुकून से सो सकें कि हाँ भाई मेरा ये वीक डन हुआ है। सिर्फ 9 हफ्ते तक ऐसा करना है, इससे ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है। 1 हफ्ता गुजर गया उसमें से, ठीक है। ये पहले 9 हफ्ते तक करना है, फिर 5 हफ्ते रिपीट टेलीकास्ट करेंगे जी टेस्ट क्लास वाले टाइम पे, ताकि आप में से किसी के पास ये बहाना ना हो कि सर वो जिस टाइम पे टेस्ट था उस टाइम पे तो मैंने जाना था, मेरा तो ये मसला था। तो एग्जैक्टली इसी टाइम पे आप आएंगे तो ये 6 दिन में से 1 दिन ऑफिशियली टेस्ट का एग्जैक्टली क्लास वाला टाइम है। तो आप ये नहीं कह सकते जी उस दिन तो मेरी मजबूरी थी, फलाना था, और ये टाइम आपने हफ्ते भर एलोकेट किया हुआ है सीलो के नाम, तो बस आपने उसी टाइम पे आना है, आपको अलग से कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। क्लास में आएंगे, ऑफिशियली क्लास के टाइम में बैठेंगे, टेस्ट देंगे, एक प्रॉपर माहौल बना हुआ होगा टेस्ट देने का। पोस्ट रिजल्ट का फ़ायदा तभी है जब आप साथ साथ टेस्ट भी दें। एक्टिविटीज़ इसकी पूरी आपने अटेंड करनी है। ऐसा ना हो कि पैसे आपने मैकडोनल्ड के भरे हों और आप अंडा शामी बर्गर खा के जा रहे हो। तो जब आपने पैसे भरे हैं पूरी प्रोडक्ट के, तो फिर पूरी प्रोडक्ट कंज्यूम करनी है। हम पूरी प्रोडक्ट दे रहे होंगे, आपने कंज्यूम करने की पूरी कोशिश करनी है। डन? तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है जी। आपने ग्रुप में टेस्ट वगैरह के हवाले से ऑनलाइन वालों को अच्छी तरह से